नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण सब सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं। हम जानते थे कि स्थानांतरण सिर्फ एक ही तरह का होता है, लेकिन जो नई संहिता आई है, यानी जो हमारी आचरण संहिता कहिए, अनुशासनिक संहिता कहिए, प्रशासनिक संहिता कहिए, ये जो नई शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, यानी संशोधित होकर के, यह नियमावली तो हमारे 2023 वाली ही है, लेकिन संशोधन करके कुछ कंडिका को उसमें जोड़ा गया है, जिसमें स्थानांतरण के 3 प्रकार के नियम हो चुके हैं। मैं आगे आपको इस पर चर्चा करूंगा। अगर आपका प्रशासनिक स्थानांतरण होता है, यानी अगर आपका प्रशासनिक स्थानांतरण होता है तो आपका डिमोशन होगा। आप अपने ही शिक्षक साथियों के साथ एक ही समय नियुक्त हैं, फिर भी उनसे आप कनीय हो जाएंगे। कैसे, इस पर भी हम बात करेंगे। आचरण संहिता में क्या क्या और अनुशासनिक कार्रवाई कब कब आपके ऊपर होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वालों का क्या होगा, यानी जो आवेदन कर चुके हैं स्पेशल ग्राउंड पे जो आवेदन कर चुके हैं उनका क्या होगा। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर महोदय या लोग कह रहे हैं कि वे सब खारिज हो गया, अब उनका स्थानांतरण नहीं होगा, तो चिंता मुक्त रहिए। इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा आज की वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप सबों की दुविधा दूर कर देना चाहता हूं। वैसे हमारे शिक्षक जो सोचते हैं कि स्थानांतरण के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है स्पेशल ग्राउंड पे, जो 7 ग्राउंड है, दिव्यांगता है, बीमारी है और पति पत्नी मैटर है, दूरी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने आवेदन कर दिया, ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, जल्दी ही वो भी आपके सामने आ जाएगी और गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत कुछ है। तो स्थानांतरण तो कई तरह का है, 3 तरह का है, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन आप चिंता मुक्त रहिए, स्पेशल ग्राउंड पे आपका स्थानांतरण होगा और स्पेशल ग्राउंड के संबंध में ट्रांसफर पॉलिसी में जरूर रहेगा ये बात, और आपका स्थानांतरण 110% होना है। चलिए, एक ये हो गया, आप समझ जाओगे कि एक स्पेशल ग्राउंड है। दूसरा क्या होगा, आइए स्थानांतरण के जो 3 प्रकार है। पहला स्पेशल ग्राउंड, दूसरा सभी विशिष्ट का एक साथ स्थानांतरण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली कह रही है, और तीसरा प्रशासनिक स्थानांतरण, यानी अनुशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से आचार संहिता उल्लंघन के, आचरण संहिता उल्लंघन के कारण आपका स्थानांतरण होगा। और इस प्रशासनिक स्थानांतरण तो इतना खतरनाक है शिक्षकों के लिए कि आपको का डिमोशन भी हो सकता है, आपकी वेतन कटौती हो सकती है, आपकी बर्खास्तगी हो सकती है, आपका निलंबन हो सकता है। इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना यह है कि आखिर प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण क्या है, आचार संहिता क्या है और अनुशासनिक कार्रवाई कब कब होगी, इन सारी बातों की जानकारी। तो सबसे पहले जो मैंने ये कहा कि स्पेशल ग्राउंड, ये तो रहेगा ही, आप चिंता मुक्त रहिए। विशिष्ट का एक साथ, सभी विशिष्ट का एक साथ स्थानांतरण होगा। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहीं पे लिखा हुआ है कि जो आज गजट भी प्रकाशित हो गया, देख लीजिएगा कि प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा, और इसके लिए अध्यक्ष, सदस्य, सचिव सब बना दिया गया है। तो यह स्थानांतरण होगा, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। ये भले ही चुनाव बाद 2025 के विधानसभा चुनाव बाद हो, लेकिन होना सुनिश्चित है जब भी हो। अब आइए बात कर लेते हैं कि स्थानांतरण जो हम तीसरे प्रकार थे उस पर विशेष बात करेंगे। कि सबसे पहले बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंत स्थापन किया गया है, यानी एक अलग से नया नियम जोड़ दिया गया। नया नियम में क्या है तो देखिएगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप स्थानांतरण लेते हैं, अगर आपका होता है, लेंगे तो नहीं, ये जबरन किया जाएगा, तो आपकी वेतन की कटौती भी हो सकती है, और सारी बातों की जानकारी आगे देखते जाइए एक एक बिंदु पर। सबसे पहले ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण क्यों होगा, क्या गलती कीजिएगा आप। सबसे पहले क्या है कि आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशासनहीनता कीजिएगा, सरकारी आदेश की अवहेलना कीजिएगा, लगातार विलंब से विद्यालय आइएगा, विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करके गायब हो जाइएगा, शैक्षणिक वातावरण को दूषित कीजिएगा, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाइएगा, या महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार कीजिएगा,
है ना, या बच्चों के अधिगम स्तर में, सीखने के स्तर में बच्चा नहीं सीख रहा है, अगर उसमें कमी है, उसकी वांछित प्रगति नहीं हो रही है, तो अभी आपका प्रशासनिक स्थानांतरण होगा, जो ये हास्यास्पद है। तब आपका प्रशासनिक स्थानांतरण होगा और आपको डिमोट कर दिया जाएगा, डिमोशन हो जाएगा आपका, लिखा हुआ इसी नियमावली में, आगे बताऊंगा मैं, है ना। दूसरी चीज कि पाठ टीका अगर संधारण नहीं करते हैं तब भी, और शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करते हैं इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड या जिले से बाहर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और ये जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण है वह जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा और स्वतः संज्ञान लेते हुए यानी डीएम साहब होंगे, या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर भी कर सकते हैं डीएम साहब। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला पदाधिकारी या उनके अनुशंसा पर यह स्थानांतरण होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर या हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वे भी चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपका स्थानांतरण जिले से बाहर कर सकेंगे। अब आइए एक एक बिंदु को समझेंगे हम। प्रशासनिक स्थानांतरण समझिए, उक्त कार्रवाई से पूर्व क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस आपको दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए, स्पष्टीकरण दीजिए। अगर आप स्पष्टीकरण देने में असफल होते हैं तो एक पक्षीय मान करके आपकी ये कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर आपका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है तब भी कहा जा रहा है कि अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित, अब देखिए जब दूसरे जिला में आपका स्थानांतरण होगा तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शिक्षक की वरीयता स्थानांतरण जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की, यानी अगर राम और श्याम दोनों एक ही साल एक ही तिथि को बहाल हुए हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक रूप से राम का स्थानांतरण होता है तो और एक ही विषय पर है तो वो श्याम से कनीय हो जाएंगे, यानी विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता को के रूप में निर्धारित कर दी जाएगी, यानी आपकी वरीयता घटा दी जाएगी। ये कहा जा रहा है प्रशासनिक, देखिएगा गौर से देख लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित कर दी जाएगी। अब देखिए अपील आप कहाँ कीजिएगा, तो जिला पदाधिकारी अगर आपके विरुद्ध कोई निर्णय लिए हैं, है ना, तो इसका अपील आप डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन के डायरेक्टर के पास आप अपील कर सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर जब आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आपको डिमोट किया जा रहा है, आपको डिमोशन मिल रहा है। अब अगर वे भी आपके ऊपर लगे हुए आरोप को सही कर देते हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं या हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, तब आप उनके विरुद्ध सीधे विशिष्ट जो शिक्षक हैं, वह जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वहां पे अपील आप कर सकते हैं। यानी डीएम साहब आपका या डीओ साहब आपका क्या करेंगे, प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर करेंगे। वो जो ट्रांसफर सबसे खतरनाक ट्रांसफर है, जिस पर अपील आप कीजिएगा प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर या हायर एजुकेशन के डायरेक्टर को। अगर अपील वहां पे भी अगर आपका खारिज कर दिया गया तो सीधे आपकी अपील आप किसको, शिक्षा विभाग के सचिव को करेंगे। अब आइए आगे समझते हैं क्या है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियम 2023 में एक नया नियम 10 का ख आचरण संहिता को भी जोड़ दिया गया। और ये 10 का ख नया नियम है। क्या क्या आचरण संहिता है आपने कल देखा ही होगा, बहुत सारा है कि सरकारी आदेश का पालन, है ना, करना होगा आपको, पाठ्यक्रम सुलभ ढंग से पूर्ण करना होगा, समय पर विद्यालय आना होगा, रूटीन के अनुसार कक्षा में संचालन करना होगा, पढ़ाना होगा, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना होगा। और इस तरह से ये आचरण संहिता आपको 15 है, जिसमें 1976 के भी सरकारी सेवक आचार संहिता को जोड़ा गया है ना। और मैं 5वां भी पढ़ करके एक एक करके पढ़ के आपको बता देना चाहता हूं कि दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना है, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है, महिला शिक्षक छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना है। ये आपने देखा होगा हमारे बंशीधर ब्रजवासी जी को, वे अब एमएलसी बन चुके हैं। अब पता नहीं ये सब बातें कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। अब आइए, निजी ट्यूशन और कोचिंग या अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना है, बाल अधिकारों का संरक्षण, है ना, सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना होगा। और
परीक्षा को, जो भी परीक्षा होगा उसका सफल संचालन करना होगा, विभागीय प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना होगा, और 1976 के सरकारी सेवक आचार संहिता उसका भी पालन करना होगा। तो ये 10 का ख हो गया। आपने देखा अभी ये क्या था, ये 10 का ख आचरण संहिता। आपने प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफर देखा, आचरण संहिता देखा। अब आइए देखिए अनुशासनिक कार्रवाई। अब अनुशासनिक कार्रवाई क्या है कि इसको भी जोड़ा गया है, नियम 11 के प्रतिस्थापन किया गया है, और ये भी एक नया नियम जोड़ा गया है कि अनुशासनिक कार्रवाई कि अगर विशिष्ट शिक्षक किसी कदाचार में और औचार में पाए जाते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे, यानी विशेष रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। अब देखिए क्या क्या हो सकती है आपके ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई है। ये आचरण संहिता भी जोड़ा गया है अनुशासनिक कार्रवाई में, ध्यान दीजिएगा। अनुशासनिक कार्रवाई में क्या जोड़ा गया है, आचरण संहिता। आचरण संहिता यहाँ पे जोड़ दिया गया था 1976 वाला। अनुशासनिक कार्रवाई में अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कि औचार कदाचार, हाँ यहाँ पे आइए कि कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति यानी अनुपस्थित, अवज्ञा और अनुशासनहीनता जानबूझकर, शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव और किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना। और 1976 के यहाँ पे देख लीजिएगा प्रावधानों को फिर जोड़ दिया गया, यानी आपको अनुशासनिक कार्रवाई में भी जोड़ा गया है और आचरण संहिता में भी जोड़ा गया है, दोनों में जोड़ दिया गया है। आचरण संहिता में यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ जोड़ा गया है और अनुशासनिक कार्रवाई में भी जोड़ दिया गया, अंत मिलाकर के यहाँ पे 6 जो कहता है ये कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, और नियम 10 के ख आचरण संहिता का उल्लंघन, यानी इसको भी जोड़ दिया गया। ये सारे आचरण संहिता का उल्लंघन भी आपको ये अनुशासनिक कार्रवाई के ऊपर ये है, अगर आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होती है तो। अब बात कर सकते हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत आपके ऊपर विरह दंड और लघु दंड की बात है, जहां बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भी बात है, यहाँ तक कि आपके निचले पद पर पदावनति यानी आपका डिमोशन भी हो सकता है, कम वेतन भी मिल सकता है, कम वेतन पर सीधे डिमोट हो जाएंगे और संचयी प्रभाव से आपके वेतन वृद्धि को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लघु दंड में भी है कि निंदन है, और ये 15 दिनों से अधिक दिनों तक यानी 15 दिन से कम का आपके वेतन की कटौती भी की जा सकती है लघु दंड में, है ना। आपके प्रोन्नति को भी यानी प्रमोशन को भी रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि को भी रोका जा सकता है। ये सब है आपको अनुशासनिक कार्रवाई। विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया यही है कि अनुशासनिक प्राधिकार एक होगा और वो प्राधिकार आप ये तय करेगा कि विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि बृहद दंड या लघु दंड कौन सा दंड है। तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक से 7 दिनों का समय देते हुए एक स्पष्टीकरण पूछेगा और उसके विरुद्ध बृहद या लघु दंड आरोपित करेगा, जो भी सही होगा, जो बृहद या लघु दंड। अब इस मामले में कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगा और मामले को अगर बंद करना हो, यानी लगेगा कि जो हमारे जिनके ऊपर आरोप लगा है उन्होंने अगर स्पष्टीकरण ठीक दिया हुआ है तो मामले का निष्पादन कर देगा, बंद कर देगा, नहीं तो ये अब बृहद दंड या लघु दंड की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर कोई टीचर के ऊपर ये आरोप लगता है यानी अनुशासनिक कार्रवाई होती है, अगर वह स्पष्टीकरण नहीं देता है तो एक पक्षीय रूप मान करके और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे बृहद दंड हो या लघु दंड हो। अब आगे बढ़ते हैं कि ये निलंबन भी उनका हो सकता है और इसमें कहा गया है कि 50% उनके जीवन भत्ता दिया जाएगा। ठीक, अलग बात है। हम बृहद और लघु दंड में आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो प्राधिकार होगा वह प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पदाधिकारी से क्या करेगा, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के समय के साथ एक मसौदा यानी आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, यानी जो प्राधिकार होगा वो। और अनुशासनिक प्राधिकार एक जांच पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। जांच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर पूरी कर लेगा, जो जांच पदाधिकारी होगा वो, है ना, और सारे कागजात पूरे करने होंगे। और आरोपित विशिष्ट शिक्षक को 2 तिथियों पर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित अगर नहीं होता है, कोई आरोप लग गया तो एक पक्षीय कार्रवाई कर देगा वो, यानी 2 दिनों का जो समय या जो भी उनको समय दिया जा रहा है 2 तिथि पर उनसे ये उनका मंतव्य लिया जाएगा कि बताइए आपके ऊपर कार्रवाई किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर उपस्थित होते हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। और जांच पदाधिकारी जो है वो जांच प्रतिवेदन क्या करेगा, समर्पित कर देगा। और ये जो जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा जो किसको समर्पित करेगा, अनुशासनिक प्राधिकार को। और
इसमें कहा गया है कि जिला पदाधिकारी से जिला में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकेंगे। कौन? अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा, है ना। जो जिला पदाधिकारी नियुक्त करें या जिले में उपलब्ध कोई भी एक कर्मी हो सकता है, पदाधिकारी हो सकता है। अब जो जांच पदाधिकारी है वो अपना सब कुछ प्रस्तुत कर दिया किसी शिक्षक के खिलाफ में, तो 15 दिनों का फिर उनको समय दिया जा रहा है इसमें कि लघु दंड या बृहद दंड पर कहा गया है कि प्रक्रिया में 15 दिनों का उन्हें समय है कि उनको वे अपना स्पष्टीकरण दे, है ना। अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो एक पक्षीय बात मान करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब बात आ रही है कि कोई शिक्षक अगर किसी दिन विभाग के अनुमति के बिना यानी अनुपस्थित रहता है या आकर के विद्यालय आकर के हाजिरी बना के चला गया, इस ऐसी परिस्थिति में बिना अनुमोदन के अनुपस्थित पाया गया तो उसको 7 दिनों का उसको स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, है ना। और उनका वेतन तुरंत रोक देना है वैसी स्थिति में, और 7 दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर वह स्पष्टीकरण उनका संतोषजनक पाया गया तो ठीक है, और नहीं तो उनका वेतन कटौती कर लिया जाएगा उस दिन का जिस तिथि वो नहीं आए थे। तो जो कहा गया था एक नियमावली जो बनी थी, आदेश आया था जो हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का कि अगर कोई शिक्षक नहीं आता है तो कम से कम 4 दिन लेट से आता है तो क्या किया जाएगा कि उनका एक जो मिलता है आकस्मिक अवकाश वो कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नियमावली में अलग तरह से बांधा जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि बिहार विद्यालय विशेष शिक्षण नियमावली 2023 के नियम 12 निरसन में व्यावृत्ति और प्रतिस्थापन, इसको छोड़िए। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे नियोजित के बारे में भी कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकार रहेगा, जो निर्णय होगा वो होगा, और विशिष्ट के ऊपर कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकार के ऊपर काम नहीं करेगा, है ना। ठीक है, इनका अपीलीय प्राधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन अगर विशिष्ट बनने के पहले अगर कुछ वो चल रहा है तो जो भी वाद और कार्रवाई का जो निर्णय होगा वो इनके ऊपर लागू होगा, विशिष्ट शिक्षक पर प्राधिकार वाला। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आप सबों ने देखा कि कैसे अनुशासनिक कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, आचरण संहिता है, और जो मैंने कहा है कि ट्रांसफर के 3 नियम है। तो प्रथम 2 नियम जो स्पेशल ग्राउंड या सभी का एक साथ जो ट्रांसफर होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अनुशासनिक स्तर पर आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर अगर ट्रांसफर होता है तो बहुत बड़ा खामियाजा हमारे विशिष्ट शिक्षकों को भुगतना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।